नमस्कार। आज हम गति और दूरियों को समझने के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, पर हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर सच कहूं, हमारी दुनिया को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से करते हैं। किसी का घर स्कूल से कितनी दूर है? क्या वो पास है या दूर? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, हम ये पता कैसे लगाते हैं? पता है, यही छोटा सा सवाल हमारे लिए मापन यानी मेजरमेंट की पूरी दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर इंसानों को हमेशा से अपने आसपास की दुनिया को नापने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जरा सोचिए, बहुत बहुत समय पहले जब कोई स्केल या मेजरिंग टेप नहीं हुआ करता था, तब लोग लंबाई कैसे नापते होंगे? जवाब ना बहुत ही सीधा साधा था। वो उन चीजों का इस्तेमाल करते थे जो हमेशा उनके साथ रहती थीं, उनके अपने शरीर के अंग। तो तैयार है? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पुराने तरीके असल में काम कैसे करते थे। यकीन मानिए, ये बहुत मजेदार होने वाला है। ये थी कुछ सबसे पुरानी मापने की इकाइयां, जैसे बालिश्त मतलब अंगूठे के सिरे से छोटी उंगली के सिरे तक की दूरी, फिर कदम जिससे हम चलते हैं, और हाथ यानी कोहनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक की पूरी लंबाई। कोई चाहे तो अभी के अभी अपना हाथ फैलाकर देख सकता है। मान लीजिए कि हमें एक टेबल नापनी है, तो हम क्या करेंगे? हम टेबल के एक कोने से शुरू करेंगे और गिनेंगे कि पूरी टेबल को कवर करने में कितने बालिश लगते हैं। और अगर आखिर में थोड़ी सी जगह बच जाए तो उसे अपनी उंगलियों से नाप लेंगे। आसान लग रहा है ना? लेकिन इन पुराने तरीकों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ छिपी हुई थी, एक ऐसा कंफ्यूजन जो बहुत जल्द ही सबके सामने आने वाला था। अब देखिए क्या होता है जब एक ही टेबल को अलग अलग लोग नापते हैं। एक छात्र का माप आया 7 बालिश्त और 4 उंगलियां, दूसरे का आया 8 बालिश्त और 2 उंगलियां, और टीचर का माप आया 6 बालिश्त और 3 उंगलियां। अरे एक मिनट, टेबल तो एक ही है, पर ये सारे जवाब अलग अलग क्यों? कुछ तो गड़बड़ है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सारे मेजरमेंट अलग अलग क्यों आ रहे हैं। जरा सोचिए, इसका क्या कारण हो सकता है? और इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हर किसी के हाथ और कदम की लंबाई अलग अलग होती है। एक बच्चे का बालिश्त एक बड़े इंसान के बालिश्त से छोटा होगा, और बस इसी वजह से सारा कंफ्यूजन हो रहा था। अब इस पूरी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसे रूल की जरूरत थी जो सबके लिए एक जैसा हो। एक ऐसा नियम जो नापने की इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दे। और यहीं से आइडिया आया मात्रक का, या जिसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक ऐसी जानी पहचानी मात्रा जिससे हम किसी भी दूसरी चीज को कंपेयर कर सकें। और इसी सोच ने जन्म दिया मानक मात्रक को, यानी स्टैंडर्ड यूनिट। ये एक ऐसा मात्रक है जो किसी के लिए नहीं बदलता। चाहे कोई भी नापे, कहीं भी नापे, जवाब हमेशा सेम आएगा। इस एक आइडिया ने तो सब कुछ बदल दिया। और पता है ये कमाल का आइडिया कब आया? 1790 में, जब फ्रांसीसियों ने मीट्री पद्धति शुरू की। आज हम इसे एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं और पूरी दुनिया इसे फॉलो करती है। और ये देखिए, रूलर्स, मेजरिंग टेप्स, मीटर स्केल्स, ये सब के सब स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और लंबाई नापने के लिए जो हमारा हीरो है, जो यूनिवर्सल और भरोसेमंद स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है मीटर। एक ऐसा रूल जिसे पूरी दुनिया मानती है। जरा सोचिए, साइंस के एक्सपेरिमेंट से लेके बड़े बड़े शहर बनाने तक, किचन में खाना बनाने की रेसिपी से लेके कारें और प्लेन्स डिजाइन करने तक, अरे हमारे फेवरेट वीडियो गेम्स बनाने में भी तो सटीक मेजरमेंट ही लगता है। सच तो यह है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स के बिना हमारी आज की दुनिया का कोई भी हिस्सा मुमकिन नहीं होता। सोच कर देखिए, एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क या एक घूमती हुई नदी, इसकी लंबाई एक नॉर्मल स्केल से कैसे नापेंगे? ये तो नामुमकिन लगता है ना? तो आखिर इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन को नापें तो नापे कैसे? इसका सल्यूशन ना बहुत ही आसान और मजेदार है। पहला स्टेप, एक धागा लीजिए और उसे उस कर्व के साथ साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एकदम सटा कर रखिए।
दूसरा स्टेप, दोनों सिरों पर धागे पर एक निशान बना दीजिए। और आखिर में तीसरा स्टेप, उस धागे को एकदम सीधा करके रूलर से उन निशानों के बीच की दूरी नाप लीजिए। है ना आसान? और यहाँ आप इस टेक्निक को असल में काम करते हुए देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे विज्ञान आसान सी चीजों से मुश्किल समस्याओं को हल कर सकता है। हमने एक तरह से घुमावदार रास्ते को नापने के लिए सीधा कर दिया। अच्छा, अभी तक हम ऐसी चीजों की बात कर रहे थे जो अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन हमारी दुनिया तो लगातार मोशन में है ना? तो चलिए अब मेजरमेंट से आगे बढ़ते हैं और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मोशन आखिर है क्या? विज्ञान की भाषा में जब कोई भी चीज वक्त के साथ अपने आसपास की चीजों के मुकाबले अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मुकाबले में। हमारे आसपास हजारों चीजें हिलडुल रही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनके मूवमेंट को हम मुख्य तौर पर सिर्फ 3 तरह से बांट सकते हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। सबसे पहला और सबसे आसान टाइप है लीनियर मोशन। जैसा नाम से ही साफ है, इसका मतलब है एक सीधी लाइन में चलना। एक सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन के बारे में सोचिए, या फिर 100 मीटर की रेस में दौड़ता हुआ कोई एथलीट। ये दोनों लीनियर मोशन के एकदम सही उदाहरण हैं, बिल्कुल सीधे एक ही दिशा में। अब अगला है सर्कुलर मोशन। ये तब होता है जब कोई चीज एक सर्कुलर रास्ते पर, मतलब कि एक गोल रास्ते पर घूमती है। छत पर लगे पंखे की पंखुड़ियों को देखिए, या फिर घड़ी की सुई को। वो एक सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर एक सर्कल में घूमती हैं। बस यही तो है सर्कुलर मोशन। और हमारा आखिरी टाइप है पीरियोडिक मोशन। ये कोई भी ऐसा मोशन है जो एक तय समय के बाद खुद को दोहराता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, एक झूले पर झूलता हुआ कोई बच्चा आगे पीछे वही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। या फिर एक पेंडुलम, ये क्लासिक पीरियोडिक मोशन है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ लाते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट से लेकर मोशन के प्रकारों तक ये सिर्फ किताबों के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये वो विज्ञान है जो हमारे चारों ओर हर एक पल हो रहा है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से जरूरी बातें क्या हैं? पहली बात, सही बातचीत और समझ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, थोड़ी सी सूझबूझ से टेढ़ी मेढ़ी चीजों जैसी मुश्किल समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। और तीसरी बात, हमारे आसपास का सारा मूवमेंट इन्हीं 3 बेसिक पैटर्न्स में फिट हो जाता है। तो एक आखिरी सवाल, अब जब मोशन के ये पैटर्न पता चल गए हैं, जैसे ही इस स्क्रीन से नजर हटेगी, सबसे पहले कौन सा मोशन दिखेगा? लीनियर, सर्कुलर या पीरियोडिक? किसी गाड़ी का सीधा चलना, पंखे का घूमना या घड़ी का पेंडुलम? अब अपने आसपास की दुनिया को एक वैज्ञानिक की नज़र से देखने का समय है।